चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नींबू के बगीचे में रहने वाला गरीब ससुराल। सुबह का समय था। रमा और सुरेश अपने नींबू के बगीचे में चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे। सुरेश जी देखिए तो सही, इस बार तो पूरी की पूरी डालियां झुकी हुई हैं। इतनी अच्छी फसल तो मैंने अब तक पिछले 3 सीजन में नहीं देखी है। सच कहूँ तो इसे देखकर मेरे कलेजे को बहुत ठंडक महसूस हो रही है। हाँ रमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस बार की फसल तो बहुत अच्छी होगी हमारे पेड़ों की। इस बार नींबू की फसल से मुझे लगता है हमारे बहुत अच्छे दिन जल्दी ही आने वाले हैं। और तो और मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस नींबू के बगीचे में ही लगा दी है। इस बार की फसल देखकर तो यही लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। वो तो ठीक है जी, पर मुझे तो बस एक बात की चिंता खा रही है कि सूरज की शादी के लिए जो हमने ठेकेदार से कर्ज लिया था, क्या वो उतरेगा? पर अब इन पेड़ों को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है, इस बार कर्ज भी उतर जाएगा और हमारे साल भर के खाने पीने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो रमा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तभी सूरज बगीचे से बाहर निकल कर आता है। माँ, पिताजी, मैंने उस तरफ के सारे पेड़ देख लिए हैं। बगीचे के पिछले हिस्से की सफाई भी अच्छे से कर दी है वहाँ पर। वहाँ भी नींबू की पैदावार बहुत कमाल की है। इस बार की फसल हमारे पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, तेरी मेहनत ही है जो ये बाग ऐसे मुस्कुरा रहा है। तूने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? नहीं माँ, पीछे काम ही इतना था, सुबह से अभी तक टाइम ही नहीं लगा कुछ खाने को। चल अब बहुत काम हो गया है, चलो अब सब घर चलो। रोशनी ने खाना भी तैयार कर लिया होगा। हाँ माँ चलो, बगीचे का काम तो चलता रहेगा। घर पर जाकर थोड़ा शरीर को भी आराम कर लेना चाहिए, अब तो थक गया मैं तो बुरी तरह से। जिसके बाद तीनों अपने नींबू के बगीचे से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें अपने गांव की एक पड़ोसन मिलती है जो कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर जा रही थी। वो लोग रुककर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे क्या बात है सुरेश भाई साहब, बड़े खुश नजर आ रहे हो। सीधा अपने नींबू के बगीचों से बाहर आ रहे हो ना? सुना है इस बार तुम्हारे नींबू के बगीचों में तो बहुत बढ़िया फसल हुई है। पूरे गांव में तुम्हारे ही बाग की चर्चा है बस। हाँ सरला बहन, मालिक की कृपा है बस, इस बार फसल अच्छी हो जाए बस। और तुम बताओ, तुम्हारे बागों की क्या हालत है? बस बढ़िया है भाई साहब, इस बार तो भगवान ने सब पर ही करम किया है। सबके बागों में बहुत अच्छी फसल आई है नींबुओं की। अरे रमा बहन, तुम्हारी नई बहू रोशनी नहीं आई क्या बगीचे में? अब तो उसे पूरे 6 महीने हो गए हैं शादी को। अब तो बेचारी घर में अकेली रहती, उसका मन भी नहीं लगेगा। उसे भी अपने साथ ले आया करो। अरे नहीं नहीं सरला बहन, अभी उसे धूल मिट्टी खेत की आदत नहीं है ना। शहरी बहू है हमारी, इसलिए अभी उसे हम बगीचे में नहीं ला रहे। अभी थोड़ा और यहाँ घुल मिल जाएगी ना, फिर उसे लेकर आएंगे। अरे सरला बहन जरा ध्यान देना, इस बार चोरों ने बड़ा आतंक मचाया हुआ है। पिछली बार से भी ज्यादा चोरियां होने लगी हैं अब। रात को अंधेरे में पता नहीं कब कौन बाग साफ कर जाए। लोग कह रहे हैं कि चोरों ने अब की बार तो पूरा गिरोह बना लिया है। सरला की बातों से तो रमा घबरा जाती है। सरला बहन, हम गरीबों की साल भर की मेहनत होती है यह फसल। अगर कोई चोरी करके ले गया तो हमारे पास बचेगा ही क्या? देखते हैं, भगवान सब ठीक करेगा। पता नहीं कौन है ये लोग जो दूसरों के पेट पर लात मारकर जी रहे हैं। माँ, मुझे लग रहा है इस बार की रखवाली हमें खुद ही करनी पड़ेगी अपने खेतों की। हमें किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बातें करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद रोशनी सभी को पानी देती है। उसने सभी के लिए स्वादिष्ट खाना भी तैयार कर रखा था। घर के आंगन में सभी लोग खाना खा रहे थे। रोशनी सबको थाली परोसती है, सभी लोग खाना खाते हैं। तभी सुरेश कहता है, अरे वाह बहू, तुमने खाना तो बहुत ही बढ़िया बनाया है। सारी थकान ही उतर गई, मजा ही आ गया आज तो खाना खाकर। पिताजी, मैं भी यहाँ अकेले है ना, बोर हो जाती हूँ। क्या मैं भी आपके साथ यहाँ बाहर बगीचे में घूम सकती हूँ? अकेले में तो मेरा मन नहीं लगता, मुझे भी तो बगीचा देखना है। क्या मैं आपके साथ बगीचे में बाहर आ सकती हूँ? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। मैंने तो तुझे ऐसे ही नहीं कहा, मुझे लगा तू शहरी बहू है, तुझे ये खेत बगीचे अच्छे नहीं लगेगी, इसलिए मैंने तुझसे नहीं कहा।
लेकिन हाँ, नींबू के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर खाना खाने में तो अलग ही मजा है। ठंडी हवा, चिड़िया की चहचहाहट और बहुत अच्छा लगता है वहाँ तो। कल से तू भी हमारे साथ चलना, देखना तुझे बहुत अच्छा लगेगा। शहर की चकाचौंध तू बिल्कुल ही भूल जाएगी बहू। ऐसे ही वह दिन बीत जाता है। अगली सुबह रमा, सुरेश और सूरज सुबह सुबह जल्दी से अपने नींबू के बगीचे में चले जाते हैं। वहीं पीछे रोशनी पहले घर का काम खत्म करती है और घर का काम खत्म करने के बाद सबके लिए खाने का डिब्बा लेकर नींबू के बगीचे में पहुंचती है। जैसे ही वह बगीचे में पहुंचती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन पर लदे फल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो ताज़ी हवा में चारों तरफ यहाँ वहाँ घूमकर देख रही थी। अरे माँ जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा बगीचा इतना बड़ा और सुंदर होगा। देखिए ना, यह नींबू कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ बहू, आजा, यहाँ इस चारपाई पर बैठ जाओ सब। माँ जी, मैं थोड़ा सा और बगीचा घूम लूँ, उसके बाद आती हूँ। जिसके बाद रोशनी बगीचे में यहाँ वहाँ घूमती है। वह थोड़े बहुत पके हुए नींबू तोड़कर लेकर आती है। जिसके बाद वह सभी के लिए थोड़ा सा नींबू पानी बनाती है और सभी लोग आपस में बैठकर वह नींबू पानी पीते हैं। रोशनी काफ़ी देर से वहाँ खड़ी खड़ी यहाँ वहाँ घूम रही थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में दर्द होने लगा था। जिसके बाद वह सूरज से कहती है, सूरज, अब मैं बहुत देर से खड़ी हूँ, अब तो मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा। मैं कहाँ बैठूँ? चारपाई पर तो माँ जी और पिताजी बैठे हुए हैं। अरे तो क्या हुआ रोशनी, तुम यहाँ नीचे बैठ जाओ। नहीं नहीं, मुझे जमीन पर बैठने की आदत नहीं है। वहाँ चींटियाँ और कुछ कीड़े भी हो सकते हैं। मैं तो खड़ी ही रह लूंगी, कोई बात नहीं, थोड़ी ही देर की तो बात है बस। इतना कहकर रोशनी दोबारा यहाँ वहाँ टहलने लगती है। थोड़ी देर के बाद शाम हो जाती है। शाम होने पर वह सब अपने घर वापस लौटने लगते हैं। घर लौटते वक्त उन्हें रास्ते में गांव की कुछ भीड़ दिखाई देती है। रमेश सभी को कुछ बातें बता रहा था। तभी रमेश ने सुरेश के परिवार को देखा और कहा, अरे सुरेश काका, आपने सुना है क्या, पूरे गांव में 3 बाघों की रात को कल चोरी हो गई। चोरों ने सारे के सारे फल तोड़ लिए, यहाँ तक कि पेड़ों की टहनियां भी नहीं तोड़ी। नींबू तो गए गए, साथ में पेड़ भी बर्बाद कर दिए। अरे क्या कह रहे हो रमेश, क्या पुलिस को खबर नहीं थी अभी तक? अरे पुलिस क्या करेगी काका, जब तक पुलिस आती है तब तक तो चोर 9 2 11 हो जाते हैं। यह चोर हम जैसे गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। अगर ऐसा ही चला तो इस बार भी हमारी सारी कमाई उन्हीं के पास चली जाएगी। आप अपने खेत का ध्यान रखिएगा, कहीं बाद में पछताना पड़े। हे भगवान, अब क्या होगा? सुरेश जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारे नींबू के बाग में भी अगर ऐसा हुआ तो हम तो बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएंगे। शांत रहो रमा, घर चलो, वहाँ बैठकर बात करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद सभी घर पहुंच जाते हैं। घर के आंगन में सभी लोग बैठकर आपस में चोरी के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी ठेकेदार वहां आता है। अरे सुरेश, मैंने सुना है कि तुम्हारी फसल इस बार बहुत बढ़िया हुई है नींबू की। मैं बस याद दिलाने आया हूँ कि तुमने जो सूरज की शादी में जो मुझसे कर्ज लिया था वो अब की बार पूरा कर देना भाई, अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ साहूकार जी, आप बेफिक्र रहिए, जैसे ही नींबू पकेंगे और बिकेंगे मैं आपका पूरा पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। बस थोड़ा सा सब्र और रखिए, अभी नींबू की फसल अच्छे से तैयार नहीं हुई है। हाँ हाँ सुरेश, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, पर मैं याद दिलाने आया हूँ बस कि मुझे मेरा पैसा अब की बार तो चाहिए ही। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ठेकेदार के जाने के बाद रमा रोने लगती है। रमा को रोते हुए देखकर सुरेश उसे दिलासा देता है। सभी लोग जैसे तैसे सो जाते हैं। वह रात भी ऐसे ही बीत जाती है। अगले सुबह सभी तैयार होकर अपने नींबू के बगीचे में पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि कुछ पेड़ के नीचे कुछ नींबू टूटे हुए थे और जमीन पर किसी के पैरों के निशान भी थे वहां पर। यह देखकर सुरेश कहता है, अरे माया, यहाँ देखो, यहाँ किसी ने आने की कोशिश करी है। अभी हमारी फसल कच्ची है ना, तो इसलिए उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं। मुझे लग रहा है कि वो चोर हमारे बगीचे के नींबू के फिराक में है। हमें अपने नींबू के बगीचे की बहुत अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें ही अपने खेतों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे आज से हम पूरे समय यहाँ बगीचे में ही रहेंगे। हम घर जाएंगे नहीं और 24 घंटे निगरानी रखेंगे। यहीं जागेंगे, सोएंगे, सारे काम यहीं करेंगे। आज के बाद हम अब घर नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ बगीचे में रहकर बगीचे की रखवाली करेंगे। हाँ बेटा, सूरज तो बिल्कुल सही कह रहा है, हमें ऐसा ही करना होगा। हम अपनी इतनी मेहनत चोरों के हाथ नहीं लगने दे सकते। और ऊपर से ठेकेदार भी है, उसका भी तो कर्ज देना है।
हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अभी घर जाकर सामान और बिस्तर लेकर यहाँ लेकर आता हूँ। आज से ही यही हमारा घर है। रुको बेटा, हम भी तेरे साथ चलते हैं और हम भी अपना अपना सामान लेकर आते हैं। ऐसे तो कितने चक्कर ही लगाएगा। बेटा एक काम कर, हम इस चारपाई को यहाँ से ले जाते हैं और कुछ दरी ले आते हैं यहाँ बिछाकर सोने के लिए। चारपाई पर तो कौन कौन ही आएगा। हाँ माँ, ठीक कहते हो। रुको, मैं अभी इसे लेकर चलता हूँ। हाँ माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। इस एक चारपाई पर तो कौन ही कैसे आराम कर सकेगा। अगर अलग अलग गद्दे होंगे तो हम आराम से सो सकते हैं अलग अलग बिछाकर। अरे नहीं बहू, अलग अलग हम गद्दे बिछा के सोएंगे तो चोरों का भरोसा नहीं है। अगर हम अलग अलग सोए तो वो हमें आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर हम एक जगह सोएंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बहू जब तक ये नींबू पककर बिक नहीं जाते ना, हम सबको इस खेत में ही रहकर रखवाली करनी होगी और सभी को एक साथ एक जगह ही सोना होगा। यह सुनकर तो रोशनी मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, इसका मतलब है कि नींबू के बगीचे में ही रहना होगा और वो भी सबके साथ एक ही साथ सोना होगा। इसका मतलब तो मुझे बिल्कुल भी प्राइवेसी और स्पेस नहीं मिलेगा। जिसके बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। गठरियों में अपना अपना सामान पैक कर कर वापस नींबू के बगीचे की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में लोग उन्हें देखकर कहते हैं, अरे भाई सुरेश, कहाँ जा रही हो ये सामान लेकर? कुछ नहीं भाई, बगीचे की रखवाली करनी है ना, तो मैं और मेरा पूरा परिवार आज से हम बगीचे में ही रहेंगे। इतना कहकर वो लोग वापस बगीचे में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद सभी नींबू के बगीचे में एक जगह साफ करते हैं। जिसके बाद वह सभी वहां पर अपने गद्दे बिछा लेते हैं और नीचे अपना सारा सामान जमा लेते हैं। रोशनी के लिए यह सब कुछ बड़ा अलग ही था। वह पहले कभी ऐसे माहौल में रही नहीं थी, जिसे देखकर वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। सूरज जी, अगर चोरों की दिक्कत है तो पुलिस को बुलाओ ना, यही क्या तरीका है? अगर वो चोर बाघ के साथ साथ अगर उन्होंने हमें भी नुकसान पहुंचा दिया तो? अरे रोशनी, यहाँ पुलिस कुछ नहीं करती है। पिताजी जो कह रहे हैं वही सही है। अगर हम यहाँ एकजुट होकर रहेंगे ना, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी हमारे बगीचे को नुकसान या फिर हमें नुकसान पहुंचाने की। थोड़ा सा तो तुम्हें अब एडजस्ट करना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है, काफी अंधेरा हो जाता है। बगीचे में सन्नाटा था। यह देखकर रोशनी को काफी घबराहट हो रही थी। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया मुझे। ना प्राइवेसी है ना आराम। मुझे तो इन गद्दों पे और इतने नीचे सोने में तो मेरी कमर में दर्द हो रखा है, और ये मच्छर है कि ये सोने ही नहीं दे रहे। पता नहीं है रात कैसे बीतेगी। करीबन आधी रात बीत जाती है। अचानक रोशनी के पैरों पर कोई चीज रेंगती है। वो चीख कर खड़ी हो जाती है। हाँ माजी, कीड़ा मेरे ऊपर कुछ चढ़ा है, मुझे बचाओ। अरे चुप हो जा बहू, क्यों चिल्ला रही है? चोरों को बता रही है कि हम यहाँ पर हैं। बगीचे हैं, कीड़े मकोड़े तो होते ही रहते हैं। इतना शोर मत मचा। कल से मैं कह दूंगी सूरज को, मच्छरदानी ले आएगा ना, तो उसमें से ये कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे अंदर। आज की रात बिता ले बस। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम सब घर जाकर नहीं सो सकते? अरे क्या हुआ रोशनी, मैंने कहा तो ना एडजस्ट कर लो। और माँ कह तो रही है ना, कल से मच्छरदानी ले आऊंगा मैं। बस अब आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। जैसे तैसे रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सूरज और सुरेश सुबह सुबह उठकर बगीचे के चक्कर लगाने लगते हैं। चारों तरफ ओस की बूंदें फैली हुई थी और खेतों का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सूरज बेटा, मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ। वहाँ बगीचे में उस तरफ काफी घास हो रखी है पेड़ों के नीचे। मैं वहाँ सफाई करके आता हूँ। और रोशनी बेटा, तुम यहाँ थोड़ा चाय वाय का बंदोबस्त कर लो। चूल्हा बना लो यहाँ, ईंट जोड़ कर। लकड़ियाँ तो यहाँ अपने पीछे बगीचे में ही पड़ी है। तुम चाय वाय का बंदोबस्त करो। जिसके बाद सूरज भी अपने पिता के साथ घास की सफाई करने के लिए चला जाता है। वही रमा भी बगीचे के दूसरे कोनों से सूखी लकड़ियां बीनने लग जाती है। रोशनी अकेली रह जाती है। वह आसपास से ईंट इकट्ठा करके लेकर आती है और चूल्हा बनाती है। चूल्हा जलाकर वह सभी के लिए चाय नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू करती है। लेकिन वह पहली बार चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिसकी वजह से वो धुएं से बहुत ज्यादा परेशान थी। अरे क्या मुसीबत है, कहाँ मैं किचन में आराम से खाना बनाती थी और कहाँ मुझे यहाँ धूल धुएं में फंस गई। ये लकड़ियाँ भी गीली हैं, जलने का नाम ही नहीं ले रही। तभी तेज हवा चलती है। आसपास की धूल उड़कर चूल्हे के बर्तन पर गिर जाती है। रोशनी खाने को बचाने के लिए उन सबको एक कपड़े से ढक देती है।
यह धूल मिट्टी तो मेरे पूरी मेहनत खराब कर देगी। इतनी मेहनत से तो फूक फूक कर ही खाना बनाया है। पता नहीं इन सबको क्या शौक चढ़ा है। यहाँ आ गए जो उठाकर अपना बोरिया बिस्तर। कम से कम वहाँ घर पे खाना तो खाकर आ सकते थे ना हम सब। रोशनी सभी के लिए खाना बनाकर तैयार कर चुकी थी। थोड़ी ही देर के बाद रमा आती है। रोशनी बेटा, यह देख, मैं कमला बहन के खेत से ताज़ा सब्जियां लेकर आई हूँ। रात के खाने में बनाने में काम आएंगी। माँ जी, यह चूल्हा चलाना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर से धूल मिट्टी में तो मेरा दम घुट रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुझे आदत नहीं है ना चूल्हे पर काम करने की। कोई नहीं, सब सीख जाएगी समय रहते रहते। थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। अगर फसल बचानी है हमें तो मुझे तुम्हारी मदद तो लगेगी ना बहू। जिसके बाद सूरज और सुरेश भी थके हारे काम से लौट आते हैं और सभी गद्दे पर बैठकर आराम करते हैं। जिसके बाद रोशनी सभी को खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सुरेश वहीं गद्दे पर आराम करने लगता है। अरे ये क्या, पिताजी यहाँ आराम करेंगे तो मैं कहाँ लेटूंगी। अब तो मुझे बहुत थकावट हो गई है सुबह से काम करते करते, और ऊपर से यहाँ जमीन पर लेटने में तो मुझे दिक्कत भी हो रही है। रोशनी भारी मन से पेड़ के तने से टिक कर बैठ जाती है। गर्मी और पसीने से उसका बुरा हाल हो रखा था। थोड़ी ही देर के बाद रोशनी सभी से कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नहाना है। हाँ हाँ बहू, यहाँ पीछे एक ठंडी सी नहर बहती है, वहाँ चली जा। सूरज बेटा, तुम इसके साथ चले जाओ। अब सूरज और रोशनी नहर की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वह नहर के पास पहुँच जाते हैं। अरे वाह, यह नहर कितनी सुंदर है। यह तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ रोशनी, तुम यहाँ नहाओगी ना तो तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी। मैं वहाँ पेड़ के पीछे बैठा हूँ, तुम आराम से नहा लो। हाँ हाँ ठीक है। अब सूरज पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। रोशनी नहर के ठंडे पानी में नहाती है। थोड़ी ही देर के बाद दोनों पति पत्नी वापस आ जाते हैं। फिर शाम होने लगती है। जैसे ही सूरज और रोशनी अपने नींबू के बगीचे में पहुंचते हैं तो वह देखती है कि रोशनी की छोटी बहन चांदनी वहां आई हुई थी। अपनी छोटी बहन चांदनी को देखकर रोशनी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह दीदी, आप तो पूरे गांव में गांव वाली बन गई हो। अब तो आपको बगीचे में रहना भी आ गया है। और पता है, मौसी जी और मौसा जी ने मुझे बताया कि आप लोग यहीं ही रहते हो। आपने तो पूरे बगीचे में ही डेरा डाल लिया है। अरे रोशनी बेटा, तेरी बहन इतनी दूर से थक हार कर आई होगी, इसके लिए खाना बना ले और आज रात ये यहीं रुकेगी। इसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि गांव क्या होता है, खेत खलिहान, यह भी तो देख ले। जिसके बाद रोशनी सभी के लिए खाना तैयार करती है। थोड़ी ही देर के बाद सभी लोग आराम से खाना खाते हैं और फिर आराम करने लग जाते हैं। ऐसे ही वह रात भी बीत जाती है। दोपहर का समय था। रोशनी फिर से सभी के लिए चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। वह खाना बनाकर सभी को खिलाती है। थोड़ी ही देर के बाद उसकी बहन भी वापस शहर चली जाती है। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। रात हो जाती है। सभी लोग सो जाते हैं। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। अचानक से घुंघरू की आवाज़ आने लगती है और बहुत तेज डरावनी आवाज़ें आती है बगीचे के बीच में से। रोशनी सूरज के पास आकर कहती है, सूरज उठो, ये कैसी आवाज़ें आ रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ रोशनी, कौन सी आवाज़? मुझे तो यहाँ किसी के चिल्लाने की, घुंघरू की आवाज़ आ रही है। माँ जी, पिताजी उठिए। रोशनी के उठाने पर रमा और सुरेश भी उठ जाते हैं। सभी शांत होकर सुनते हैं। छन छन की आवाज़ कभी पास से आती है तो कभी दूर चली जाती है। हाँ हाँ बहू, आवाज़ तो आ रही है, पर इस आधी रात को यहाँ पायल और ये चिल्लाने की आवाज़ कैसी ही आ सकती है? कौन घूमेगा आधी रात को यहाँ पर? ऐसी आवाज़ तो मैंने इतने सालों में कभी नहीं सुनी। अरे सुरेश जी, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। कोई फालतू की बला तो नहीं आ गई हमारे बगीचे में? अरे रमा, कैसी बातें करती हो? आज के जमाने में भी ये पिछड़ी हुई बातें? ऐसा कुछ नहीं होता। कौन है वहाँ? सामने आओ, मैं लाठी लेकर आता हूँ। जिसके बाद सूरज और सुरेश लाठियां लेकर पेड़ों की ओर जाते हैं, लेकिन आवाज़ अचानक बंद हो जाती है। फिर वह वापस आ जाते हैं। आवाज़ फिर से शुरू हो जाती है। पूरी रात सभी ऐसे डरते हुए ही बिता देते हैं। अगली सुबह सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तभी रमा रोशनी से कहती है, अरे रोशनी बहू, जा कमला बहन के खेत से थोड़ा सा धनिया और टमाटर मिर्च ले आ, आज चटनी बना लेते हैं। जिसके बाद रोशनी पड़ोसन कमला के खेत में चली जाती है। कमला चाची, मुझे अपने खेतों से थोड़ी सी हरी सब्जी, धनिया, टमाटर दे दो ना। हाँ हाँ, अभी तोड़कर देती हूँ बहू। थोड़ी ही देर के बाद कमला उसे सारी सब्जियाँ तोड़कर दे देती है। अरे क्या हुआ रोशनी बहू, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रखी है? रात को सोई नहीं क्या अच्छे से?
रोशनी डर की वजह से सब कुछ बता देती है। यह सुनकर तो कमला हैरान हो जाती है। उसके बाद रोशनी अपने बगीचे में वापस आ जाती है और खाना बनाने लगती है। शाम का समय था। कमला बाकी 2-3 पड़ोसियों को साथ लेकर रमा के खेत पर आती है। सभी पड़ोसिनी आपस में बैठी बातें कर रही थी। अरे रमा बहन, क्या सच में कल तुम्हारे बाग में चिल्लाने या फिर पायल की आवाज आ रही थी? रोशनी बहू बता रही थी मुझे तो लगता है कोई अदृश्य शक्ति आ गई है तुम्हारे बगीचे में। अरे नहीं कमला बहन, वो तो बस हवा की आवाज होगी और थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े होंगे ना यहाँ पर। रोशनी नई है ना, उसे आदत नहीं है यहाँ खेतों में बगीचों में रहने की। सभी औरतें आपस में बैठी बातें कर रही थी। तभी अचानक से फिर से वही आवाजें आने लग जाती है, घुंघरूओं के चिल्लाने की। यह सुनकर कमला कहती है, अरे रमा बहन, किसको मूर्ख बना रही हो? तुम्हें ये आवाज नहीं सुनी? यह तो किसी बला का ही आवाज लगता है तुम्हारे बगीचे में। चलो भाई भागो वरना हम सब किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। ऐसा कहकर सभी औरतें जो वहाँ आई थी, वह औरतें वहाँ से सिर पर पैर रखकर भाग जाती हैं। अब पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि सुरेश के बाग में चुड़ैल आती है रात को, और रात को डरावनी आवाजें भी आ रही थी, जिससे पूरा गांव भी यह सुनकर सहम जाता है। अगली सुबह रमा पास के ही किसी ढोंगी बाबा को अपने बगीचे में बुलाती है। अरे बाबा, हमारी रक्षा कीजिए। इस बगीचे में हमने अपनी पूरी खून पसीने की मेहनत लगाई है और अब यहाँ रहना मुश्किल लग रहा है। ऐसे तो हम बिल्कुल सड़क पर ही आ जाएंगे। हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। रात को ऐसी डरावनी आवाजें आती हैं कि रूह कांप जाए। बहन, मामला गंभीर है। हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा है और यहाँ मुझे किसी अतृप्त आत्मा का वजूद महसूस हो रहा है। हाय राम, तोबा बाबा जी, सचमुच बताइए, यहाँ क्या है? कोई चुड़ैल है? क्या है? कोई उपाय तो बताइए। देखो, यह कोई साधारण साया नहीं है। यह एक ऐसी चुड़ैल है जिसे नाचने का शौक है। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम एक एक करके सब उसके वश में आ जाओगे। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, खेत छोड़ दो और भाग जाओ यहाँ से। लेकिन बाबा, अगर हम यहाँ से भाग गए तो हमारी साल भर की फसल का क्या होगा? इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कोई और उपाय नहीं है? उपाय तो है बच्चा, लेकिन असर कितना करेगा यह कह नहीं सकते। कह लो भभूति, इसे अपने बगीचे के चारों तरफ छिड़क देना, और अगर आज रात भी आवाज आए तो समझ लेना कि अब भगवान ही मालिक है। भभूति देकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। रमा जल्दी वह भभूति लेती है और बगीचे के चारों तरफ घेरा बना देती है। रोशनी चुपचाप यह सब देख रही थी। तभी रमा कहती है, रोशनी बहू, ये जो सूखे पत्ते गिरे हैं ना, इन सबको झाड़ू मारकर इकट्ठा कर ले। आज लकड़ियाँ तो मुझे नहीं लगता कि मिलेंगी, तो हम पत्ते जलाकर ही खाना बना लेंगे। माँ जी, इतनी तेज धूप है और ये पत्ते तो 2 मिनट में जलकर राख हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता हम इसमें खाना बना पाएंगे, और यहाँ तो गर्मी भी बहुत है। क्यों ना हम आज घर जाकर खाना बना ले? कम से कम एक वक्त तो सुकून से रह पाएंगे। हे बहू, क्या बात करती है तू बार बार? अब घर जाने का मतलब है चोरों को न्योता देना। जब तक हमारे नींबू बड़े नहीं हो जाते, पक नहीं जाते, हमें यहीं तपना होगा। जा जल्दी खाना बना ले। रोशनी भारी मन से झाड़ू उठाती है और बगीचे के सभी पत्ते इकट्ठे कर लेती है। जिसके बाद वह नींबू के पत्तों को इकट्ठा करती है, लकड़ियाँ भी लगाती है थोड़ी बहुत जो बची थी, और उन सबको जलाकर खाना बनाती है। खाना खाने के बाद रोशनी, माँ जी, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, शायद धूप की वजह से। क्या मैं आज दोपहर घर जाकर थोड़ा सा आराम कर लूँ? आप सब तो हो ही यहाँ पर, और इतने दिनों से मैं यहाँ नीचे सो रही हूँ। मेरी तो यहाँ नींद भी पूरी नहीं होती, कमर भी दर्द कर रही है, वो अलग। हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ, तू थक गई होगी। जा, तू थोड़ी देर आराम कर, या शाम को घर से वापस आ जाना बगीचे में। इतने मैं और तेरे ससुर जाकर अपने बगीचों का निरीक्षण कर लेते हैं। जा, तू थोड़ी देर आराम कर। रमा और सुरेश अपने पेड़ों का निरीक्षण करने के लिए चले जाते हैं। वहीं रोशनी अपने घर की तरफ चली जाती है। आज बहुत दिनों के बाद वह बड़ी आराम से सोती है। काफी अच्छा महसूस होता है उसे। शाम को रोशनी रात का खाना बनाकर घर से ही लेकर आती है, जिसके बाद वह रात को सभी को खाना खिलाती है और सभी सो जाते हैं। फिर रात के 2:30 बज जाते हैं। अचानक छन की आवाज, पायल की आवाज, घुंघरू की आवाज यहाँ वहाँ से आ रही थी। कभी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी रमा कहती है, हे भगवान, ये तो बगूते ने काम बिल्कुल भी नहीं किया। वो अब क्या करेंगे? बाबा ने कहा था कि अब भगवान के भरोसे ही है जो सब कुछ है। अब हम क्या करेंगे? आवाज तो फिर से देखो उस नींबू के पेड़ के पीछे से आ रही है। सुरेश जी, मुझे कोई नींबू, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना परिवार चाहिए। चलो यहाँ से हम चलते हैं। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। जान है तो जहान है। हम सब सामान समेट लेते हैं और कल सुबह ही चले जाते हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह सभी लोग भारी मन से अपनी कचड़ियाँ बांधते हैं
सुरेश के चेहरे पर उदासी होती है। उसकी साल भर की मेहनत अब चोरों के हवाले जो होने वाली थी। रोशनी अपना सामान समेटते हुए थोड़ा मुस्कुरा रही थी। तभी पड़ोस से खेत वाली कमला वहाँ आती है और कहती है, अरे क्या हुआ रमा बहन, बोरिया बिस्तर क्यों बांध लिया? घर वापस जाने का इरादा है क्या? अरे क्या करे कमला बहन, इस बगीचे में तो भूतनी चुड़ैल का वास हो गया है। अब और यहाँ रुकना जोखिम में रहना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार ठीक हो वही ठीक। बस मेरा परिवार ठीक रहे ना, वही बहुत है। हम अब अपने घर पर वापस जा रहे हैं। इस नींबू के बगीचे के चक्कर में अपने मैं परिवार वालों को नहीं गवा सकती। हाँ रमा बहन, तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो। पूरे गांव में अफवाह फैली हुई है कि तुम्हारे खेत में चुड़ैल नाचती है। अब तो तुम बेफिक्र रहो, अब तो कोई चोर भी नहीं आएगा तुम्हारे खेतों में। मरना है क्या उसे चुड़ैल के हाथ? बातें करने के बाद कमला और वह सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। वापस लौटते वक्त दोबारा से रमा और सुरेश अपने बगीचे की तरफ देखते हैं। दोनों की आंखों में पानी होता है। तभी रोशनी कहती है, माँ जी, पिताजी, आप लोग इतना दुखी क्यों हो? कोई चोरी नहीं होगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। आप बेफिक्र होकर घर चलिए। तू कैसे कह सकती है रोशनी बहू, हम तो घर पर जा रहे हैं। पीछे से चोर ने सब साफ कर दिया तो क्या ही करेंगे? नहीं करेंगे माँ जी, बगीचे में कोई चुड़ैल या भूत बिल्कुल भी नहीं है। वह पायल की आवाज। हाँ हाँ रोशनी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सब तो अपने घर जा रहे हैं। अगर पीछे से चोर आएंगे तो हमारा खेत साफ ही कर जाएंगे ना। अरे अरे सूरज जी, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि बगीचे में कोई भूतनी या फिर चुड़ैल है ही नहीं। वो पायल घुंघरू चिल्लाने की आवाज तो मैं ही सुना रही थी। क्या क्या बहू, तू सुना रही थी? पर कैसे? जिसके बाद रोशनी अपने बैग से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर निकालती है और सभी को दिखाते हुए कहती है, माँ जी, मैं इस बगीचे में रहकर बहुत परेशान हो गई थी। जब मेरी बहन आई थी ना, तब मैंने उसे सारी बातें बताई थी, तो वह मुझे यह रिकॉर्डर देने ही आई थी। इसमें 1 घंटे के अंतराल पर हर 1-1, 2-2 मिनट पर अलार्म बजता है और मैंने अलार्म उस पायल और भूतिया आवाज की लगाई हुई है। मैं रोज इसे पेड़ के पीछे रखाती थी और टाइमर सेट कर देती थी। पिताजी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। बहू, पर तूने ऐसा किया क्यों? पिताजी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर आप सब लोग तो जिद पर अड़े थे ना, और मैं खेतों में रहकर परेशान हो गई थी। ना तो आराम था ना प्राइवेसी, मेरा तो दम घुट रहा था। मुझे पता था कि आप लोग सीधे सीधे तो घर जाएंगे नहीं। अब पूरे गांव में खौफ है। कोई गांव वाला तो छोड़ो, चोर भी इस बगीचे में आंख उठाकर नहीं देखेगा। अब हम सब अपने घर में चैन से सो सकते हैं और हमारे नींबू के बाग भी सुरक्षित रहेंगे। रोशनी की बातें सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वह सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे रोशनी, तूने तो कमाल कर दिया। तूने तो हमें भी बचा लिया और हमारे नींबू की फसल को भी। ला बहू, इस रिकॉर्डर को मैं फिर से पेड़ के ऊपर लगाता हूँ ताकि आवाज आती रहे। इससे लोगों में डर बना रहे और चोरों में भी, ताकि हमारे नींबू बचे रहे। ऐसा कहकर सुरेश उस रिकॉर्डर को वापस पेड़ पर लगा देता है। अब वह लोग चैन से अपने घर वापस लौट जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद सभी नींबू पक जाते हैं। सुरेश के बगीचे में एक भी चोर नहीं घुसता पूरे गाँव में, जबकि सभी के बाग लौट जाते हैं। एक दिन सभी लोग बाग में वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में कमला मिलती है और कहती है, अरे रमा बहन, तुम्हारे नींबू तो बहुत अच्छे बिके हैं सुना है। तुम्हारे ही यहाँ बस चोरी नहीं हुई, बाकी तो सबके बगीचे में तो चोरी हुई ही है। हाँ हाँ कमला बहन, हमने अपने बगीचे के रखवाले के लिए एक बहुत ऊंची पहुंच वाली भूतनी जो रख रखी है। इतना कहकर सभी हंसने लगे। कमला यह बात सुनकर तो वहाँ से भाग खड़ी होती है। पूरा परिवार हंसने लगता है। बहुत अच्छी फसल होने की वजह से उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होता है और वह साहूकार का कर्ज भी चुका देते हैं। किसी भी कठिनाई का समाधान हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और चतुराई से भी किया जा सकता है। सही समय पर सही दिमाग लगाने से परिवार और मेहनत दोनों की रक्षा हो सकती है।